केंद्रीय बजट पेश हो चुका है और अब सवाल यह है कि क्या यह बजट आम आदमी की जेब को राहत देता है या सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है। सरकार का दावा है कि बजट में रोजगार, किसान, महिला, मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस किया है, तो वही विपक्ष इसे महंगाई, बेरोजगारी और जमीनी हकीकत से दूर बता रहा है। टैक्स स्लैब में बदलाव से किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान, और क्या यह बजट सच में विकसित भारत की नींव मजबूत करता है या फिर चुनावी वादों की दोहराव भर है। इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस में हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद है, तो आज चर्चा इसी पर होगी। तो कैसा रहा आज का बजट, किसे राहत किसे रफ्तार, आज इसी पर चर्चा होनी है। और इस पर चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश कटारा जी बतौर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। नवनीत पुरोहित जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। और डॉक्टर एनटी माथुर साहब वाइस चांसलर है वीजीयू के, यानी कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर एनटी माथुर जी के साथ में ही इस चर्चा का आगाज करूंगी। डॉक्टर एनटी जी, सबसे पहले आपसे ही आज पूरे बजट का लबोलबाब समझना चाहेंगे। क्या वाकई में ये उम्मीदों वाला बजट रहा? मैडम, मुझे तो लगता है, एक शायर ने कहा है कि कभी खुद पे तो कभी अपने हालात पे रोना आया है, बजट तेरे अंजाम पे रोना आया। कल भी मैं आपके चैनल पे था और एक्सपेक्टेशंस, प्री बजट एक्सपेक्टेशंस पे बात कर रहा था और मैंने जाहिर कर दिया था कल ही कि बड़ी नाउम्मीदगी रहेगी। जितनी उम्मीदें लगा रखी है वैसी उम्मीदें पूरी नहीं होगी। इस बजट का अगर विश्लेषण किया जाए तो दो बातें देखने में नजर आती हैं कि वित्त मंत्री सीतारमन जी ने फिस्कल कंसोलिडेशन पर ज़्यादा जोर दिया है, न कि सब्सिडीज बांटने पर या टैक्स कम करने पर या टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जरूर जोर दिया है। लेकिन बहुत उम्मीदें थी, स्पेशली बेरोजगार वर्ग को बड़ी उम्मीद थी कि रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। एमएसएमईज को बड़ी उम्मीद थी, पर उनके मुंह में जीरा जैसी आवंटन 10,000 करोड़ का उनके लिए कर दिया गया है। बड़ी उम्मीद थी, कृषकों को भी थी, महिलाओं को भी थी। महिलाओं को सिर्फ एक शी मार्ट कह करके समझा दिया गया है। ठीक है एनटी जी, मैं वापस आपके साथ में आऊंगी। शायद कोई नेटवर्क कनेक्शन का इशू हुआ है, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। नवनीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, एनडी माथुर साहब को आपने यहाँ पर सुना है, जो बजट का लबोलबाब उन्होंने शुरुआती रिएक्शन देने की कोशिश की, उम्मीदों के विपरीत रहा बजट, क्या मिला पहले आप ही समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कतई नहीं मानता कि बजट किसी प्रकार से उम्मीदों के विपरीत रहा। मुझे लगता है कि बजट बिल्कुल उम्मीदों के अनुसार ही रहा। और उम्मीद क्या है, हमें ये जानने की जरूरत है। ये आवश्यकता है कि पिछले 10 से 12 वर्ष में जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, हमने हमेशा स्टेबिलिटी पे फोकस किया है। हमने हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया है। हमने हमेशा इमीडिएट प्लान की बजाय 2047 में जो विकसित भारत का सपना है, और यह सपना सिर्फ मोदी जी का नहीं, 150 करोड़ देशवासियों का है, उस पर फोकस किया है। इसलिए आप हमारे सारे बजट्स जो देखेंगे, केंद्र सरकार के जो पिछले वर्षों के सारे बजट्स देखेंगे, वो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की तरफ फोकस करते हैं, बजाय कि एक साल के सेंसेशनलाइजेशन की को रिप्लेस करके। पुराने बजट्स आप देखेंगे वो सेंसेशनलाइज करते थे, सब्सिडीज देना। हमने शुरू से कहा है कि हमारी सरकार सब्सिडीज की बजाय डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स की तरफ पहुंची है, जिससे लीकेजेस प्रिवेंट हो। और जैसा कि निर्मला सीतारमन जी, क्योंकि आप देखें कि बजट अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा स्वरूप है। जब इस देश की महिला फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना 9वां बजट इस देश की सबसे बड़ी संसद में पेश किया है आज, और उन्होंने अपनी बजट स्पीच ये कहते हुए शुरू करी कि ये कर्तव्य भवन का पहला बजट है, इसलिए इस सरकार के कर्तव्यों को उन्होंने गिनाया
और उन्हीं 5 कर्तव्यों के आधार पे इस बजट को उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस बजट में इस देश के हर वर्ग के लिए सब कुछ था। आप युवा की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ प्रोफेशनल्स के नाम पे उनके लिए रोजगार था। आप किसान की बात करें तो ऑलरेडी सरकार जो दे रही है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल बूस्टअप के माध्यम से उनके लिए वेरियस स्कीम्स थी। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और रीजनलिज्म की बात करें तो सदर्न स्टेट्स के लिए जहां पे स्पेशल कॉरिडोर्स थे, वहीं ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी कुछ था। आप अगर वनरेबल क्लास की बात करें तो दिव्यांग जन के लिए एक स्पेशल कमीशन और बॉडी सेटअप करी गई है। यही नहीं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए भी पहली बार इस बजट में बात करी गई है, जब निर्मला सीतारमण जी ने एक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स की सेटअप की भी बात करी है। तो इतने नवाचार का बजट है, हमें लगता है हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि देश काफी आगे बढ़ चुका है सब्सिडी से, और अब अपने उसी स्तर से सब लोग सोचे तो आपको इस बजट का असली दृष्टिकोण समझ में आएगा। ठीक है नवनीत जी, आपने काफी तारीफें की है और डेप्थ में भी बताया है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि आखिरकार जब इतना अच्छा खासा बजट रहा तो उसके बाद में मार्केट इतना धड़ाम से क्यों गिर जाता है। और चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश कटारा साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता नवनीत पुरोहित साहब को सुना होगा और कहा ये बजट जो है कहीं ना कहीं 2047 जो विकसित भारत का विजन है उसको लेकर के पूरा करता है, ये दावा बीजेपी ने किया है। कैसे देखते हैं आप? तारीफ तो करेंगे इस बजट की राजेश जी? जी बिल्कुल तारीफ करेंगे नुपुर जी। अभी इनके मातो साहब ने भी ये चीज बताई थी कि किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, किसी के हाथ कुछ लगा, नीलबटा सन्नाटा। आपने देख लिया जिस तरह से मार्केट धड़ाम से गिर गया है, उससे आपको महसूस हो गई होगी कि बजट कितना बढ़िया दिया है इन्होंने। सब किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ बातों में। बीजेपी का बजट हमेशा 0.0 में ही अटका रहता है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं मिलता। जैसे आम आदमी, कांग्रेस की जो योजनाएं होती थी आम आदमी को टच करती थी, चाहे राजस्थान सरकार का बजट हो चाहे केंद्र सरकार का बजट हो। जैसे मनरेगा जैसे योजना थी, पूरे भारत में हर आदमी को टच की, हर गरीब आदमी, हर गांव में रहने वाला आदमी उसमें फायदा उठाता था। वही राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो आम आदमी के लिए या बड़े आदमी के लिए, छोटे मध्यम वर्ग के, सबके लिए वो योजनाएं थी। और जो 25 लाख रुपए का इलाज था वो हर आदमी को टच करता था। सारी योजनाएं कांग्रेस की हर आदमी को टच करती है, परंतु इनकी जो योजना है वो लगती नहीं रहा कि ये अपने भारत का बजट है। अभी एक मैंने हेडलाइन देखी थी, उसमें देखा था नुपुर जी कि विदेशी यात्राएं सस्ती। भाई विदेशी यात्रा भारत का बजट है कि विदेश का बजट है? विदेश जाने के लिए यात्राएं सस्ती कर रहे हो, भारत के लोग लाइन में लग रहे हैं। आप ट्रेनों की स्थिति देखिए, आप टिकट तुरंत बुक हो जाते हैं, बेचारे वो वेटिंग में रहती है वो ट्रक। आप बताइए, स्मार्ट सिटी की कभी बात करती थी, स्मार्ट सिटी के लिए क्या बजट दिया आप बताइए? जो महंगाई का, जो पढ़ाई में इतना खर्चा हो रहा है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, पर महंगी पढ़ाई की गारंटी है सरकार जरूर देती है कि महंगी पढ़ाई करिए, रोजगार की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। युवा घूम रहा है, किसान के लिए देखिए आप, किसानों के लिए इन्होंने क्या क्या किया बताइए, क्या चीज की? अब खाद में देखिए आप, 50 किलो का कट्टा उतने रुपए में आता था यूरिया का, अब उसको 45 किलो कर दिया और रेट वही। तो इस तरह की चीजों में इस देश को उलझा रखा है, कोई चीज सस्ती नहीं हुई। आप देखिए, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा। चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे युवा रोजगार की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, कहीं से देखिए आप, चाहे रोडों की बात करो आप, चाहे डेवलपमेंट की कोई बात करो आप, हाईवे की स्थिति आपने देखी होगी, उस पर कुछ नहीं बोले ये लोग। तो ये देश को उलझा रखा है, कोई खुश नहीं है, कोई तबका खुश नहीं है, कुछ व्यापारी के लिए भी कुछ नहीं दिया इन्होंने। राजेश जी, सेकंड राउंड में आपसे समझेंगे, जब आप लोगों ने बजट पेश किया था तब कितनी तकदीर और तस्वीर बदली थी। और चलिए, जब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, तो कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री की गई है, क्या इसकी जरूरत नहीं थी? क्या 3 आयुर्वेदिक एम्स की जरूरत नहीं थी? क्या 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं थी? ये तमाम सौगातें भी तो आज दी है। चलिए, मैं डॉक्टर एनडी माथुर साहब के पास में वापस आऊंगी। ठीक है, सेकंड राउंड में आपसे रिएक्शन लूंगी। राजेश जी, फिर से बोलने का मौका दिया जाएगा। डॉक्टर एनडी माथुर साहब, जिस तरह से आज मैं आपसे जो शुरुआती रिएक्शन लेना चाह रही थी, बजट के लबोलुबाब को हम देखें तो क्या हर वर्ग को क्या सौगातें मिली है या कोई खाली हाथ भी रह गया है? कैसे देखें? देखिए, कोई वर्ग कोई सौगात नहीं चाहता है। वर्ग तो चाहता है कि वो कंफर्ट जोन में आए किसी तरह से। पहला इंडिकेटर किसी भी बजट का होता है कि बाजार का इंक्लिनेशन किस तरफ जा रहा है, और सेंसेक्स और बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स धड़ाम से नीचे गिरे हैं। 2500 तक गिर गया था बीएसई सेंसेक्स में जब देखकर आया। तो ये जो हालात हैं वो बाजार की प्रतिक्रिया को बताते हैं कि बाजार को, मतलब व्यापारी खुश नहीं है, उद्यमी खुश नहीं है, एंटरप्रेन्योर खुश नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें युवाओं के लिए,
तो रोजगार बहुत जरूरी है। मैं पूरे 1.5 घंटे का भाषण सुन के आया हूँ और मेरे को स्टार्टअप शब्द सुनने में ही नहीं आया 1.5 घंटे की उस बातचीत में। MSME वर्ड तो आया, स्टार्टअप वर्ड, इनोवेशन वर्ड कहीं से उनके पूरे भाषण में सुनने को नजर नहीं आया। रोजगार के अवसरों के कहीं सृजन किए हुए ये बात सुनने में नहीं आई। महिलाओं के लिए सिर्फ डी मार्ट, शी मार्ट की बात आई, माइक्रोवेव ओवन सस्ते करने की बात आई और कोई तीसरी बात महिलाओं के लिए देखने को नहीं मिली मुझे। तो इस तरह से, और टैक्स को देख लें अगर हम, तो ठीक है, गंभीर जो बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारी है या डायबिटीज की बीमारी की दवाएं सस्ती है, बड़ा अच्छा कदम है, उसका मैं सराहना करता हूँ। मैं कोई पार्टी लाइन पर नहीं हूँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, लेकिन जो कुछ किया है उसकी सराहना करता हूँ। जिन चीज़ों को बढ़ावा दिया है उसकी भी सराहना करता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि साहब पिछले बजट सब बेकार थे बीजेपी के, पिछला बजट बड़ा अच्छा था, इनकम टैक्स में अच्छे रिफॉर्म्स किए थे पिछले बजट में, पर इस बार ऐसी उम्मीद थी कि स्लैब्स जो है टैक्स रेट्स की, उनमें परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन नहीं किया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई परिवर्तन आएगा वो भी नहीं किया गया। तो कुल मिला के टैक्स पेयर को भी जो है वो कोई फॉर्म सरलीकरण से कुछ नहीं होता, उसको राहत मिलनी चाहिए, उसे राहत नहीं मिली। ठीक है नवनीत जी, आपने डॉक्टर एनडी माथुर साहब को सुना है। टैक्स स्लैब को लेकर के शायद आप डॉक्टर एनडी माथुर साहब को ही नहीं सुन रहे, टीवी चैनल्स पे भी देख रहे होंगे और जगह जगह पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और शायद कल से ही हमें इस बात का इंतजार था कि टैक्स स्लैब को लेकर के क्या कुछ बदलाव होगा, लेकिन हालात जस के तस, क्या इसकी आवश्यकता नहीं थी? देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है और मेरे सीनियर एनडी माथुर सर तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैं भी इन्हें कई वर्षों से फॉलो करता आया हूं। मैं बहुत श्योर हूं कि एनडी माथुर साहब इस चीज को बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमी की व्यवस्था और वेलफेयर की पॉलिसीज में एक बैलेंस बनाना किसी भी सरकार को बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा वेलफेयर इंक्लाइंड होकर किसी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। आज किस माध्यम से भारत विश्व के सबसे विकसित देशों के बीच में खड़ा है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कगार पे हैं और 2047 तक हम वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। तो ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? क्या ये ग्रोथ फैक्टर्स नहीं है? हमारे इन्फ्लेशन, मेरे कांग्रेस के अभी जो मेरे सहभागी हैं वो ये कह रहे थे बजट बीजेपी का क्या है, बीजेपी का क्या है, किसानों के लिए क्या किया। अरे भाई, तुम्हारे समय तो वो गाने आया करते थे कि महंगाई डायन खाया जाते हैं। आपके समय पे इन्फ्लेशन डबल डिजिट टच कर चुका था 10% और आज इन्फ्लेशन 1.4% है। क्या आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की अगर थोड़ी बहुत समझ है तो आप एक बजट की कैलकुलेशन फिस्कल डेफिसिट से नहीं निकालेंगे? जब हमारा टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट 4.5% था और आज जब उन्होंने रिवाइज्ड एस्टीमेट पेश किए तो 4.4% पे गया है। क्या ये इकोनॉमी और इकोनॉमी की और ये आपकी कंट्री की ग्रोथ और एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन नहीं है? क्या ये एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन नहीं है कि आपकी ग्रोथ और पिछले सालों से जीडीपी कांस्टेंट मैनेज हो रही है? कोविड के टाइम को छोड़ दे तो 7%, जो विश्व में और बहुत सारे देशों की नहीं है। तो ये सारे ग्रोथ के आंकड़े कहां से आ रहे हैं? क्या ये आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करी जा रही है? क्या आप लगातार एक्सपोर्ट्स के फैक्टर्स पे काम नहीं कर रहे हैं? क्या आप सेमीकंडक्टर मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपका देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे काम नहीं कर रहा है? क्या आपका देश चिप्स बनाने पे काम नहीं कर रहा है? तो ये सारी चीजों को मुझे लगता है दरकिनार नहीं किया जा सकता। बस फर्क है तो सोच का फर्क है। आपको इस सब्सिडी मॉडल से हटना पड़ेगा और आपको एक ग्रोथ इंसेंटिव पॉलिसीज की तरफ फोकस करना पड़ेगा। क्या है हर वर्ग? नवनीत जी, नया मॉडल क्या है? नया मॉडल 2014 से ही एक ही है कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करना है बजाय कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। सरकार ने जब 2014 में टेक ओवर किया मोदी जी ने, तो मात्र 17-17.5 लाख करोड़ का बजट साइज था। आज आपके देश का बजट साइज है 53 लाख करोड़ रुपीस। 2014 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर खड़ा था 2 लाख करोड़ के ऊपर और आज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर खड़ा है अप्रोक्सीमेटली 12.5 लाख करोड़ के ऊपर। ये आंकड़े झुटलाए नहीं जा सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आपको रोड्स मिलती है, आपको एक्सप्रेसवेज मिल रहे हैं, हाईवेज मिल रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही की बात का रिएक्शन वंदे भारत मिल रही है। राजेश कटारा साहब, जो मॉडल था वो पुराना हो चुका है, नया मॉडल आपने सुन लिया होगा, तो फिर आखिरकार दिक्कत क्या है? अब सब्सिडी की बातें तो गई है और मैं इनकम टैक्स पे भी आप मुझे अलाउ करें तो वो भी एक विचार था। 2 सेकंड में मैं अपना जवाब आपको बोलने का मौका दिया। ठीक है राजेश जी, आपने अभी देखा बिहार में 10-10 हजार रुपए किस तरीके से खाते में ट्रांसफर किए गए थे चुनावों के टाइम पे।
अब सब्सिडी के लिए कभी रेवड़ियां बताते थे, वो रेवड़ियां खुद ही बात राजेश एनडी माथुर साहब ने सारी चीज बता दी कि ₹100 किस तरह का बजट रहा केंद्र से है। निकलता है ये तो तो विशेष बेनिफिशियरी के पास ₹1 पहुंचता है। ये किसके शब्द है, आप बताइए मुझे। आप सुनिए, आप मुझे बताइए, ₹100 अगर केंद्र से निकलता था तो गांव पे ₹1 पहुंचता था, ये किसने कहा था? ही नहीं है। आप करोगे क्या, बताइए। इस पे भी राजस्थान के अंदर राजेश जी बोलिए, 3,000 राजेश जी करोड़ रुपए बोलिए। आपने रोक ठीक रखे है, हैं। ठीक है। आप चुनाव ही नहीं करा पा रहे हो। 3,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार रुक गए आपके ग्रामीण सरकारों के। आप चुनाव कराइए, कहां से पैसे दे रहे हो? नरेगा जैसी योजनाओं का आपने नाम बदल रहे हो, नाम बदल करके आप विकास करना चाहते हो। 125 दिन नाम बदलने से क्या रोजगार दिया है आपने, 100 दिन की गारंटी करी थी, हमने 125 दिन दिए हैं। सीनियर सिटीजन का राजेश जी, आप तो बजट में बात कीजिए ना। राजेश जी, राजेश जी, आप तो बजट में बात कीजिए, आप बजट पे बात बजट को कीजिए। बिल्कुल देखिए, सीनियर सिटीजन की जो सब्सिडी थी उसको ही खा गए ये लोग, उस पर कोई कर नहीं पा रहे। कह रहे विकसित देश बन रहा है, कागजों में विकसित देश। बताइए आप किस आदमी की आय बढ़ गई? बताइए कौन सी महंगाई डाउन हो गई? आप बताइए किसको, किसकी जेब में क्या क्या दे दिया आपने इन दिनों में? कितने रोजगार आपने बढ़ा गूगल दिए? सर्च करिए किसानों के लिए राजेश जी, बताइए ना। तुरंत आप मोबाइल का आप देश उपयोग में कोई करिए, ये हालात मोबाइल ठीक है, मोदी जी ठीक की है, देन है। चलिए, आप देश में डिजिटल कोई डॉक्टर इंडिया एंडी का फायदा माथुर साहब के उठाइए। पास में आऊंगी। देखिए, ठीक है राजेश जी, देखिए, महंगाई एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर भी मैं नवनीत जी से रिएक्शन लूंगी। 1.4% है। ठीक है डॉक्टर एंडी माथुर साहब, आज जब बजट को हमने देखा और सुना, एक बात गौर करने वाली थी जो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी रिएक्शन लूंगी। ज्यादा सौगातें उस जगह पर मिली है जहां पर इस साल चुनाव होने हैं। बाकी राज्यों को क्या दरकिनार कर दिया गया, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आपने भी देखा होगा कि उन जगहों पर ज्यादा सौगातें दी गई जहां पर चुनाव होने हैं। डॉक्टर एंडी जी, देखिए साहब, ये तो निश्चित है कि पार्टी को जहाँ फायदा लेना है तो उसके लिए उनको निर्णय लेने पड़ेंगे, और पहले भी लिए हैं और सब पार्टियों ने लिए हैं इसके लिए। मैं अपनी पहली बात पर स्टिक करता हूँ, उसमें कहीं असहमति नहीं कि फिजिकल कंसोलिडेशन और वित्तीय अनुशासन बनाने की कोशिश की गई है, और वित्तीय अनुशासन में हम हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमी का अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप अभी मैं नवनीत जी की बात को ही लेता हूँ कि 12.5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 53 लाख का कुल टोटल बजट है। 53 लाख में से कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 12.5 लाख है, बाकी सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉन प्रोडक्टिव एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव। और रेवेन्यू अकाउंट में भी घाटा है और कैपिटल अकाउंट में भी घाटा है। कैपिटल अकाउंट के घाटे की परवाह नहीं क्योंकि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन रेवेन्यू अकाउंट पर इतना बड़ा घाटा होना और रेवेन्यू अकाउंट पे इतना एक्सपेंडिचर करना ये लाजमी नहीं है सरकार के लिए। गवर्नेंस का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। जी एंडी साहब, लेकिन एक बात बताइए, महंगाई पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी और जब बात हुई थी गोल्ड और सिल्वर की तब तो बेतहाशा भाव आपने भी देखे होंगे, लेकिन क्या इस बजट के जारी होने के बाद क्या महंगाई कमर तोड़ पाएगी? क्या इस तरह का बजट आपने देखा है? देखिए, मार्केट जिस तरह से गिरा है उससे लगता है कि व्यापारियों को ऐसा लगता है कि इससे व्यापार में ज़्यादा फायदा नहीं। पर मैं सोने चांदी की कीमतों पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो हो सकता है वापस फिर भी बढ़ जाए और चांदी की भी कीमत बढ़ जाए, लेकिन इन्फ्लेशन रेट कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई कम हुई है और इस बजट से भी मुझे नहीं लगता महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम ही होगी। लेकिन जो लोगों को आवश्यकताएं थी, लोगों की जो उम्मीदें थी और जो विकसित भारत के बजट की हम बात कर रहे हैं, वैसा बजट मुझे लगता नहीं। ठीक है नवनीत जी, एक बात बताइए, जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो रोजगार निर्माण का भी जिक्र होता है कि भाई आप लोग ही हमेशा से कहते आए हैं कि सृजन करने वाला देश बने, लेकिन क्या आज इस बजट में आपको नहीं लगा कि इस पॉइंट को थोड़ा दरकिनार कर दिया गया? आप बेहतर तरीके से प्रकाश दे पाएंगे कि युवाओं को किस तरह से यहाँ पर आज युवाओं को उम्मीदें मिली है या नहीं मिली है? आप बेहतर तरीके से प्रकाश डाल पाएंगे। देखिए, किसी भी युवा के लिए मुझे लगता है एजुकेशन एक सबसे बड़ा फोरफ्रंट है उसकी लाइफ में, अगर उसको सक्सीड करना है। इस बजट में आप अगर गौर करेंगे तो कम से कम 12 से 13 मिनट फाइनेंस मिनिस्टर एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बोली। और जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वही कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, क्रिएटिव स्किल्स और उनके ऊपर भी युवाओं का कैसे उस तरह में डेवलप किया जाए, उनको कैसे उसमें स्कोप मिले, कैसे उनका वो जो क्रिएटिव स्किल है वो डेवलप हो, उसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, अच्छी जैसा बात कि है मैं नवनीत अभी जी, आपने बताया एक बार मैं मेरी बात पूरी करूंगा। ठीक है। और 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स को बढ़ाया जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में।
ये भी इसी बजट में कहा गया है। इसी बजट में युवाओं के लिए ये भी कहा गया है कि खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसी बजट में ये भी कहा गया है कि 3 आयुर्वेदिक नेशनल इंस्टीट्यूट एम्स की तरह सेटअप होंगे। इसी बजट में ये भी कहा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन सेटअप होगा। इसी बजट में यह भी कहा गया है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार 7 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसएमई को फंड दे चुकी है और इस बजट में पुनः 10,000 करोड़ दिया जा रहा है। तो कौन है ये जिनको माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में फंडिंग की जा रही है? कौन है जिनको ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग दी जा रही है? किनके लिए ये इंफ्रा फंड्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं? किनके लिए एआई और इनोवेशन में सरकार पैसा स्पेंड कर रही है? और किनके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? मुझे मेरे दोनों साथी वक्ता बता दें कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या हर 1 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या रोजगार क्रिएट नहीं होता? क्या हाईवेज और रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो क्या वो मशीन्स बनाएंगी सारा? क्या उसमें रोजगार नहीं उत्पन्न होगा? आज वंदे भारत, आज कॉरिडोर बन रहे हैं इतने सारे, इतने सारी कंटेनर यूनिट्स बन रही हैं, क्या उसमें रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा कहां? दिस इवेंचुअली लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट दिस इज एन इनडायरेक्ट मोड, बिकॉज दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं। आपका कैपिटल इंफ्रा भी क्रिएट होता है और आपका एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है जो ये बात करता है कि डायरेक्ट रोजगार की बात नहीं है, मुझे लगता है उसकी इकोनॉमी समझ में कमी है। ठीक है नवनीत जी, आपने बताया रोजगार के एस्पेक्ट भी बताया, लेकिन रेलवे पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। पहले हमने देखा कि रेलवे को लेकर के अलग से बजट भी आता था और रेलवे सुरक्षा आज की तारीख में आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को बहुत ही मामूली सा टच किया है। क्यों? आप जब इस बजट की डिटेल्ड जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें रेलवे और डिफेंस बजट के लिए अलग से आपको आउटले भी दिख जाएगा। ये ना समझें कि सिर्फ निर्मला सीतारमण जी की 1.5 घंटे की स्पीच में अगर रेलवे बजट की प्रावधान की बात नहीं करी गई तो यानी इस बार रेलवे बजट दिया नहीं गया, डिफेंस बजट नहीं दिया गया। इसके क्लियर आउटले जब स्टैट्स आएंगे उसमें आपको बजट अलग से कोई, हम जब मिशन या कोई कॉरिडोर यूनिट या कोई सेपरेट किसी बड़े चीज की बात करते हैं तो वो इसमें वर्णन नहीं है। लेकिन रेलवे और इस चीजों पे पिछले कई वर्षों में क्या काम हो रहा है आप देख रहे हैं। हाई स्पीड रेल सिस्टम देख रहे हैं, आप वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आगमन इस देश में देख चुके हैं और डिफेंस सेक्टर में किस तरह 6.5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी देख चुके हैं। फ्यूचर की बात कर रही हूं, ऊपर ही जाएगा, एग्जैक्ट स्टेट्स आ जाए वो 6.5 लाख करोड़ से ऊपर ही जाएगा डिफेंस बजट भी। ठीक है नवनीत जी, लेकिन आपने क्लैरिटी के साथ में नहीं बताया और मुझे अब आपने आउटलेट पढ़ने को कहा है, ठीक है वो भी करेंगे। राजेश जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आपने नवनीत जी को सुना है, बहुत सारे बिंदुओं को ऐसा नहीं है, छुआ भी गया है। एमएसएमई सेक्टर को देखा जाए और यहां तक कि मीडियम कैटेगरी को देखा जाए तो उनके लिए भी किया गया और एम्स को लेकर के, हेल्थ सेक्टर को लेकर के बहुत गहनता से प्रकाश डाला गया है जो शायद आपके वक्त नहीं किया गया था। देखिए नूपुर जी, पिछली साल भी बजट आया था, उसकी कितनी घोषणाएं हुई और कितनी घोषणाएं पूरी होगी आप बताइए। बजट बना दीजिए। 2014 में देश के ऊपर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है, किस तरह की वाई लूटी जा रही है। जीएसटी के माध्यम से इतना कलेक्शन लिया जा रहा है और उसका पैसा कहां जा रहा है आप बताइए। अब रोजगार की बात कर लीजिए, 2014 में जितने लोग रोजगार थे उसके बाद रोजगार इन्होंने घटाया, सरकारी रोजगार घटाया क्या बढ़ाया, उस पर भी जवाब दे दीजिए साहब, दीजिए। बहुत सारी तरह की चीजें हैं, ये सिर्फ कागजों में उलझा कर रखा जाता है। बीजेपी वाला बजट डायरेक्ट जमीन पे कुछ नहीं उतरता है। कई तरह के भागलपुर में भी एम्स बनाया था जो आज तक लोग ढूंढ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी। 2014 से पहले नूपुर जी, प्रधानमंत्री जी के बयान आता था कि भारत की इकोनॉमी या भारत का रुपया पतला होता है तो प्रधानमंत्री जी की साख गिरती है। अब आप देख रहे हो 2014 में कितने रुपए था, ठीक है, धरातल पे आज बता दीजिए इसके पैसे की वैल्यू क्या, कितना पैसा रुपया गिरता जा रहा है। आज इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा उस बयान की? उस बयान पे बात कर लीजिए। गरीबी हटाओ, देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं, आप देखिए चुनाव लड़िए, ठीक है, सारे लोग सरकार ये सारे लोग ढूंढ रहे हैं, सारे लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ विकास है, कहाँ रोजगार है, कहाँ किसान के लिए खाद किसने दी है। बीज। और चलिए यदि हम मीडियम कैटेगरी की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट को छुआ भी गया है। चाहे मैं अब बात कर लूं कि मोबाइल की बात, आप सही कह रहे हो, देखिए आप सही कह रहे हो, सिर्फ छुआ गया है और मिला कुछ नहीं है किसी के लिए। ठीक है, आप बताइए, इतने विशेष एंटी मार्केट साहब बता रहे हैं, किसी के लिए क्या मिला है बताइए। रेलवे की, ठीक है,
कैंसर रेलवे की के 17 हालात आपने दवाइयां देखे सस्ती हो होंगे। रही है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, 7 दुर्लभ बीमारियों के विदेश से मंगाई जाने वाली दवाएं सस्ती हो जाएंगी, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ दिए जाएंगे। अमृत योजना में टियर 2 और 3 टियर शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी तेज होगा। क्या राजेश ये नाकाफी है? देखिए होगा, होगा, ये बात नहीं। आप, मैं बता रहा हूँ, पिछली बार के बजट की बता दीजिए आप, कितना बजट था, कितना धरातल पे उतरा है वो बजट, कितनी घोषणाएं पूरी कर चुके, कितने परसेंट वही तो घोषणाएं पूरी बता कर रहा चुके, हूं। आप बता दें। धरातल पे घोषणा कितना करना अलग उतरा तरह की है। बात है, इनका विकास कहीं नहीं दिखता। आप राजस्थान में रहते हो, जयपुर में रहते हो, जाम के क्या हालात हैं, पर्यटक इस साल कितने कमाए आप देखिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि शिक्षा देंगे, पर ये नहीं कहा शिक्षा सस्ती करेंगे। और कैसे शिक्षा सस्ती करेंगे? प्राइवेटिसीकरण हो रहा है, आप देखिए प्राइवेट से कितना नुकसान हो रहा है, आम आदमी का व्यापार जा रहा है। एफडीआई भी एक शब्द भी नहीं बोले। नूपुर जी, अगर एफडीआई को कुछ कम करते आम आदमी का भला होता। आप, हर आदमी बड़े मॉल में सामान खरीदता है, छोटी दुकानें बंद हो रही हैं, व्यापारी की कमर टूट रही है। आप बताइए, जब बड़े बड़े मॉल्स आ जाएंगे, गिने चुने लोगों के पास ये देश चला जाएगा, तो आम आदमी तो मजदूर बन के रह जाएगा। उस बेचारे को मनरेगा जैसी योजना से फायदा मिलेगा, उसको भी ये बंद करना चाहते हैं, डॉक्टर उसको भी एन डी माथुर 40-60 साहब के करोड़ पास से मैं आऊंगी। आज बताइए, केंद्र पहले 90% पैसा देता था, उन पर इतना करप्शन। डॉक्टर एन डी माथुर साहब, हमने शुरुआत में भी युवाओं का जिक्र किया क्योंकि युवाओं को बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार भी था आज के बजट का। यदि हम डिटेल देखें, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, युवाओं को एआई के क्षेत्र में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। एआई टूल, जो एआई को लेकर के आज देश भर में चर्चा होती है, विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम निकाली जाएगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होंगे। गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवर की जरूरत होगी और एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगे। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना भी होगी। 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या यह आंकड़ा वाकई में बेरोजगारी को कम कर देगा? क्या ये सौगातें बेरोजगारी को कम कर देगी माथुर साहब? ये तो सभी जानते हैं कि एआई रोजगार पैदा करने वाला साधन नहीं है, टूल नहीं है। एआई रोजगारों को छीनने वाला टूल है। एआई को बढ़ावा देने के लिए मैं पक्ष में हूँ। एआई बढ़ावा दिया, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ये एआई रोजगार छीनने वाला टूल है, रोजगार पैदा करने वाला टूल नहीं है। और अगर पैदा करेगा तो कुछ नए क्षेत्रों में करेगा जो अब तक नहीं आए, आगे आएंगे, देखा जाएगा। दूसरी बात मैं रोजगार के संबंध में ये करना चाहूँगा कि देखिए, जो शिक्षा के संबंध में बात, आज शिक्षा जो है उसका स्वरूप ही बदलता चला जा रहा है। सही कहा नवनीत जी ने कि अब शिक्षा का स्वरूप बदलता जा रहा है। शिक्षा अब डिग्री सेंट्रिक न रह करके स्किल सेंट्रिक हो गई है। और स्किल सेंट्रिक शिक्षा को करने के लिए आपको इंक्यूबेशन की बात करनी चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स आएंगे, कितने स्टार्टअप्स होंगे, उनकी सुविधा के लिए क्या किया जाएगा, जो बात नज़ारत है। दूसरी बात, रोजगार की बात मैंने करी थी। गरीबी की बात करें तो 25 करोड़ लोग, ये सही करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर आए हैं और जो है मध्यम वर्ग की आय बढ़ी है देश में। उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि पॉवर्टी लाइन को क्रॉस किया है लोगों ने। लेकिन और चौथी बड़ी ताकत भी है हम, ये भी नहीं है बात कि हमारी जीडीपी जो है चौथी बड़ा देश है जिसकी जीडीपी इतनी हाई है। लेकिन जब हम कंपेयर करें अमेरिका से अपनी जीडीपी को, जब कंपेयर करें अमेरिका से अपनी पर कैपिटा इनकम को, और अगर आज इंग्लैंड को हम क्रॉस कर गए जीडीपी में, तो क्रॉस करके पर कैपिटा इनकम में क्रॉस नहीं किया है। तो जो औसत आय है वो बहुत कम है हमारे यहाँ पर। जो 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 बड़े प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं और छोटे प्लेयर्स बहुत कम हैं। ज़्यादातर हिस्सा उस जीडीपी का उनके पास है जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास नहीं है जो कम पैसे वाले हैं। बड़ा हिस्सा उनके पास होना चाहिए जो गरीब हैं, कम पैसे वाले हैं। ठीक है। नवनीत जी, आपने डॉक्टर एन डी माथुर साहब को सुना है। अब चलिए महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। गृहिणियां बहुत ही उम्मीदों के साथ में इस बजट पर निगाहें टिका के रखी हुई थी कि आखिरकार उनके हिस्से कुछ आएगा। क्या आया, आप बेहतर तरीके से बता दीजिए 5 पॉइंट। देखिए, मुझे लगता है कि आपने महिला और गृहिणी 2 शब्दों का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि जब आप महिला शब्द यूज करती हैं तो आप उन महिलाओं को भी इंक्लूड करती हैं जो वर्किंग हैं। ठीक है। और अब जब आप गृहिणी शब्द यूज करती हैं तो आप पर्टिकुलरली हाउसवाइफ्स को यूज करती हैं जो हाउस का मैनेजमेंट और उसकी इनकम एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा वर्ग गृहिणियों का है, मैं आपको इनकम टैक्स की बात पहले भी कह रहा था और मैं फिर बताता हूं। इनकम टैक्स स्लैब्स की जहां तक बात करी जाए, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है। इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस की बात करी जाए तो आज निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही
क्रांतिकारी तरीके से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और कंप्लायंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सारी इनकम टैक्स वायलेशंस के ऊपर जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिसीज थी उसको डीक्रिमिनलाइज किया है, जिसकी वजह से लोगों का डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस जो है वो बढ़ेगा, इनकम टैक्स पे करने की और इनकम टैक्स के एम्बिट में आने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आदत भी बढ़ेगी। अब आते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स की बात करें। इनकम टैक्स स्लैब्स की मुझे नहीं लगता कि कौन ऐसी बात कर सकता है कि इनकम टैक्स स्लैब, पिछले कई सारे बजट्स में इनकम टैक्स स्लैब्स में इतनी ज्यादा रिलीफ दे चुके हैं कि जो बंदा आज से कुछ वर्ष पहले 10 लाख से ज्यादा कमाता था और 30% इनकम टैक्स स्लैब में आता था, आज वो 24 लाख रुपए पे 30% इनकम टैक्स स्लैब है। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है अगर आप रिबेट्स का प्रयोग लेते हैं तो, और जो स्लैब्स है वो भी 5%, 10%, 15% करके इतने चेंजेस कर दिए। आप समझिए, आप मुझे एक बात बताइए, जो इन्फ्लेशन के आंकड़े वो डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं इससे, तो इनकम टैक्स स्लैब्स में ऑलरेडी इतनी रिलीफ्स हैं और जिसकी वजह से आज इन्फ्लेशन के ये आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं और लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और महिलाओं की, अब मैं महिलाओं की, ये गृहिणी की बात हो गई जहां उसकी घर की सेविंग्स की बात है। अब महिलाओं की बात करें तो हमेशा मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को आप किसी पे डिपेंडेंट की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ओर अग्रसर करें। इस देश की महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बननी चाहिए। इसी उद्देश्य के नाते हमने लखपति दीदी योजना लागू करी थी, जो इस देश में क्रांतिकारी साबित हुई है। जहां जहां लखपति दीदी योजना लागू हुई है वहां पे लाखों करोड़ों महिलाओं के जीवन का उत्थान हुआ है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, उनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम हुई है। और आज उसको एक स्टेप और बढ़ा के शी नाम से एक योजना लागू करी गई है, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। यानी अब उनको यह कहा जा रहा है कि आप किसी प्रकार से लोन लेके जो अब तक ये प्रकार से काम कर रही थी, अब आप एक एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी में अपने आप को देखें। दिस इज द मोदीज विजन। मोदीज विजन इज नॉट टू मेक इंडियन विमेन रिलायंट एंड रिलायंस ऑन समबडी एल्स, rather we want Indian women to be self reliant। भारतीय महिलाएं रोजगार उत्पन्न करेगी आज से कुछ वर्ष में, बजाय कि किसी के द्वार पे जाके रोजगार मांगने। राजेश जी, मतलब जवाब साफ है कि अब महिलाएं चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, चांद पर भी पहुंच रही है। ये नवनीत जी के सवाल का जो जवाब आया उसका लबोलबाब ये है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हम लगातार बोलते हैं, मतलब बीजेपी लगातार कहती आई है सबका साथ सबका विकास, और वही इस बजट में भी दिखा है। राजेश जी, देखिए, नवनीत जी ने भी ये कहा था कि बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ा ही हम अच्छा काम कर रहे हैं कि महिला एक वित्त मंत्री है। परंतु नवनीत जी को मैं बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस में भी था, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने भी दी थी। परंतु मैं इससे हटके और दूसरी बात बताना चाहता हूँ नुपुर जी आपको, क्या एक महिला वित्त मंत्री और एक महिला राष्ट्रपति हो गई, क्या सारी महिलाओं को उत्थान हो गया? आप बताइए। उन महिलाओं को देखिए जो गरीबी रेखा से नीचे दे रही है, वो चौका चूल्हे बर्तन मांज के जो घर का काम चलाती है, उनके लिए क्या क्या दिया इन्होंने, उनके बारे में क्या सोचा? उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्या इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात की सरकार ने? क्या उनके बच्चे कोई गरीबी रेखा से नीचे पैदा होंगे और कोई गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे? कांग्रेस ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, जो इन्होंने उसकी बैंड बजा दी, कई स्कूलें बंद कर दिए, नाम बदल दिया उनको। आप नीचे के लोगों की सोचिए। अभी कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, मैं इनके माथुर साहब ने बोला कुछ गिने चुने लोगों के पास ही पूरा देश का पैसा इकट्ठा हो रहा है। इतनी खाई बढ़ चुकी है इस देश के अंदर, इतनी असमानता आ चुकी है कि गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है और अमीर बेचारा और अमीर होता चला जा रहा है। तो कैसे ये समानता कैसे आएगी? समानता पे क्या काम किया है सरकार ने? आप देखिए 14 साल के अंदर सिर्फ भाषणों के सिवाय कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। आप गांव में जाइए, आपको भयावह स्थिति मालूम चल जाएगी, किस तरह से आप किसानों को लूट रहे हैं। एक तरह से किसानों को ये खाद बीज तक नहीं दे पा रहे, किसान को बिजली तक नहीं दे पा रहे। पहले वादा करते थे 14 घंटा 18 घंटा बिजली मिलेगी और दिन में बिजली मिलेगी, अभी रात को ही बिजली नहीं दे पा रहे। हर तबका, चाहे किसान हो वो भी आंदोलन कर रहा है, युवा हो वो भी आंदोलन कर रहा है, कर्मचारी हो वो भी बेचारा आंदोलन कर रहा है, और महिला भी आंदोलन कर रही है। हर तरह की आपने सारी चीज देखी, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जिस तरह से, मतलब आपके कार्यकाल में आपने ये तस्वीरें शायद नहीं देखी। एनडी माथुर साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, और यदि हम इकोनॉमी को समझे आज के बजट में तो कैसे समझा जाएगा, क्योंकि अब इकोनॉमी की रफ्तार कैसी रहने वाली है, आप शायद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इकोनॉमी की रफ्तार ठीक रहने में मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वित्तीय अनुशासन बिल्कुल है। और जो आप देखिए कि जीएसटी से जो कलेक्शन आ रहा है वो भारी मात्रा में बढ़ा है, और वो पैसा ही खर्च होगा बजट में इनफैक्ट, और सभी योजनाओं पर।
तो इकोनॉमी के बिगड़ने की तो संभावना मुझे नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जितनी उम्मीदें थी लोगों को, और स्पेशली विकसित भारत को लेकर के जो लोगों को उम्मीदें थी कि हम विकसित भारत का बजट कैसा होना चाहिए, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। बाकी मुझे वित्तीय अनुशासन में कोई डाउट नहीं। ठीक है, एनडी माथुर साहब, आपको क्या लगता है वो क्या पॉइंट और ऐड होने चाहिए थे जो आज बजट के दौरान रह गए? मैं समझता हूँ कि एक तो रोजगार को लेकर के पॉइंट ऐड होने चाहिए थे इसमें, और साफ साफ पता लगना चाहिए था, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि सारी ग्रोथ सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है, सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ रेट भी वहीं से आ रही है सारी। जब तक मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार सृजित नहीं होंगे, और जो इंटेंसिटी है रोजगार सृजन की वो सेवा क्षेत्र की बहुत कम है। आप देखिए कि लगभग 50-55% रेवेन्यू जो है, जो जीडीपी है, वो हमारी सर्विस सेक्टर से आ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 15 या 12% दे पा रहा है वो सेक्टर। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं, और वहाँ से आने वाली रेवेन्यू जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 18-19% है। तो कुल मिला के सारा दारोमदार तब आएगा रोजगार क्षेत्र में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस देश का बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ पा रहा है, भारी कोशिशों के बावजूद नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है नवनीत जी, एक जो पॉइंट है वो शायद आपके लिए भी गौर फरमाने लायक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के शायद बजट में ऐड किया जाता तो तस्वीर और सुधरती, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को टच नहीं किया गया। और दूसरा, एक यदि मैं राजस्थान के लिहाज से एक पॉइंट जोड़ना चाहूं तो राजस्थान को आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के बजट में खाली हाथ रहा? देखिए, मैं आपको ये पुनः रिपीट कर रहा हूं, मैं एक एक करके पुरानी बात का भी फिर आप वाली बात का भी जवाब दूं। सबसे पहले तो, क्योंकि वो बातें फिर अधूरी रह जाती है, रजत जी ने बात करी थी महिलाओं की कि गरीब महिलाओं को क्या मिल रहा है, तो मैं रजत जी को और मेरे कांग्रेस प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगा कि जिस महिलाओं को आपकी सरकार ने, इस देश की महिलाओं को 5 दशक तक खुले में शौच करने के लिए छोड़ा हुआ था, आज उन महिलाओं को आत्मसम्मान अगर दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू। जिन महिलाओं को आपने उस धुएं से, कैंसर बीमारी से जूझने के लिए मजबूर कर दिया था, जो चूल्हे का धुआं था, उनको गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के माध्यम से देके उनके स्वास्थ्य पे और उनकी ईज ऑफ लिविंग पे अगर काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। जिन महिलाओं को आपने कभी जीवन में रोजगार देने की नहीं सोची, उनको अगर स्वावलंबी बनाने का काम किया है तो मोदी सरकार ने लखपति दीदी योजना के लिए तहत किया है। जिन महिलाओं को आपने आज तलक आरक्षण 33% के नाम पे हमेशा छलावा किया था, उस 33% आरक्षण को इस देश की लेजिस्लेटिव असेंबली और संसद में देने का अगर वादा पूरा किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। और फिर लास्ट में 5वीं बात, अगर आप गरीब महिलाओं की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली बिहार में चुनाव कंक्लूड हुए हैं, जो इस देश का एक बहुत स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के दृष्टिकोण से स्ट्रगलिंग स्टेट है। वहां पे आप बीजेपी का मैंडेट देख लीजिए, किसने वोट किया है बीजेपी को? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को धमोदी सरकार की पॉलिसी से सहमत होके, इस देश की गृहिणी हमारी सबसे बड़ी वोटर है, इस देश की महिला हमारी सबसे बड़ी वोटर है, जो बिना किसी धर्म और जात से ऊपर उठ के ये मोदी सरकार के पक्ष में वोट कर रही है, क्योंकि उनको वो फायदा मिल रहा है। अब मैं आता हूं रोजगार की बात पे, जो बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है टीवी चैनल्स पे जब ये डिबेट्स होती है तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए कि बजट 2 आते हैं, सेंट्रल बजट आता है, स्टेट बजट आता है, और सबके अपने अपने एम्बिट्स हैं। आप वैकेंसीज की बात करते हैं तो केंद्र की वैकेंसीज लिमिटेड है, स्टेट के पास वैकेंसीज का एम्बिट बहुत बड़ा है, और यहां भी भाजपा सरकार ही है जहां भजनलाल सरकार ने 4 लाख वैकेंसीज का वादा किया। तो नौकरी और रोजगार भाजपा सरकार किस माध्यम से दे रही है, ये सबको पता है। पड़ेगा। नवनीत जी, जब आप स्टेट की बात करते हैं, सेंट्रल के बजट के अलग अलग बातें करते हैं, मैं रोजगार की बात करता हूं और भाजपा सरकार के रोजगार को लेकर एजेंडे की बात करता हूं। इस बजट में राजस्थान के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल कैसे हो सकता है? जब बिहार में इलेक्शन होते हैं तब आप जब बजट जारी करते, बिहार को भरपूर सौगात है, और इस बार जब आप बजट जारी करते तो जहां पर इलेक्शन है वहां पर भरपूर सौगात है, तो राजस्थान कहां पर है? जिस राज्य को जिस समय जिस व्यवस्था और जिस पॉलिसी की आवश्यकता होगी, जिस वर्ग को जिस समय जिस पॉलिसी की आवश्यकता होगी, प्रायोरिटी यही रहेगी, जहां जहां पर चुनाव होगा वो प्रायोरिटी। स्टेट्स को भी कवर किया गया। चुनाव तो सिर्फ बंगाल में, बिहार में हम चुनाव कंक्लूड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट्स में कॉरिडोर की स्थापना करी जा रही है। बुद्धिस्ट सर्किट अगर बनाया जा रहा है, बुद्धिस्ट सर्किट, तो वो किसके लिए? टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। अभी मैंने बात करी एनआईडी, मतलब राजस्थान को आवश्यकता नहीं है। नवनीत जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हर बजट में हर राज्य को
सब कुछ देना इस देश में संभव नहीं होता है। डिवीजन होता है, केंद्र का बजट है और उसके लिए सारे राज्य एक समान है, उसके लिए सारे वर्ग एक समान है, उसके लिए सारी श्रेणियां एक समान है। तो हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा विजन और सोच 2047 में विकसित भारत है। हमारा विजन और सोच कभी भी 1 या 2 साल की पॉलिसीज नहीं है। ना मोदी सरकार ने आज से 10 साल पहले 2014 में इस पे काम किया और ना आने वाले 20 सालों में हम इस पे काम करेंगे। हमें भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना है और इस देश की वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में पहले और दूसरे पायदान पे हमें बिठाना है। हम उस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं और बखूबी उस एजेंडा को हम पूर्ण करके कांग्रेस के राजेश कटारा साहब से बात करूंगी। मकसद मिशन साफ है। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो सकता है कुछ देर में जुड़े। एनडी माथुर साहब, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना है, क्या वाकई में यदि हमने राजस्थान के, ठीक है, फाइनल कमेंट एनडी माथुर साहब आपसे इस बजट का लेना चाहेंगे। क्या ये बजट जो है मीडियम कैटेगरी की जो जेब है उसमें राहत देगा? मुझे नहीं लगता कि जो मध्यम वर्ग है उसको कोई राहत इसमें मिलेगी, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये बजट बड़ा अच्छा है और निर्मला सीतारमण ने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है। फिस्कल डेफिसिट का वैसे जो FRBM एक्ट है उसमें 3 से 3.5% तक का है, 4.3 रहेगा इस बार, 4.5 था पहले, उससे कम ही हुआ है, लेकिन फिर भी इसको 3.5% तक लाने की जरूरत है FRBM एक्ट के हिसाब से, उनकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी हम इतना कम कर पाए हैं, उसकी तो मैं तारीफ करता हूँ। फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन मध्यम वर्ग को इसमें कोई राहत नहीं मिली है, युवा को इसमें राहत नहीं मिली है, रोजगार के सृजन नहीं होने के कारण या इंक्यूबेशन की, स्टार्टअप्स की व्यवस्था नहीं होने के कारण। ठीक है, नवनीत जी, यदि हम युवा की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, मीडियम कैटेगरी की बात करते हैं, तो एक वर्ग और रहता है जो हम बुजुर्ग लोगों की बात करते हैं। ऐसे में एक मुद्दा बड़ा तूल पकड़ रहा था और उनको उम्मीदें भी थी कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो भाई सभी लोगों को इस बजट में उम्मीद थी कि इसमें एक बड़ा बदलाव आएगा, राहत उन लोगों को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नवनीत जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं। केंद्र सरकार या कोई सी भी सरकार और एटलीस्ट भाजपा सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि इस समाज के हर एक वर्ग और हर एक श्रेणी को छुआ जाए, लेकिन क्योंकि भारत में कुछ लिमिटेशंस भी है, प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वर्गों को आवश्यकता अनुसार सब कुछ दिया जाए, लेकिन सारे वर्गों को छुआ जाए ऐसा कई बार संभव नहीं होता। पिछले कई सारे बजट्स में आप दूसरे वर्गों के ऊपर भी प्रावधान देखते हैं। ये वाला बजट जो था वो आत्मनिर्भरता के ऊपर डिपेंडेंट था, आत्मनिर्भरता की पॉलिसी के ऊपर था, युवा की पॉलिसी के ऊपर था, और जो कि इस बजट में हमें देखने को का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? बुजुर्गों का ध्यान तो बखूबी रखा जा रहा है। पुराने बजट्स को आप पढ़ेंगे तो न्यू पेंशन स्कीम में जो प्रोविजंस हैं वो हम हमेशा से कहते आए हैं कि ओपीएस से लागू ना बेटर है, और उनको हमने लागू किया है। और इस देश के हर वर्ग का ईज ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। अगर पॉवर्टी लाइन से, मैं फिर कहता हूं, 25 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, तो क्या इसमें वो गरीब बुजुर्ग नहीं है? क्या वो गरीब किसान नहीं है जो बुजुर्ग है? तो हर श्रेणी का काम किया जाता है। आप कई बार हम होता है स्पेशली किसी टॉपिक को पकड़ना चाहते हैं, तो वो नहीं पकड़ के हम होलिस्टिक बात को देखें तो सबका इंप्रूवमेंट और प्रोविजन सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर एनडी माथुर साहब, फिर मैं राजेश कटारा जी के पास में आऊंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जो बात हो रही थी वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे? ये नई पेंशन स्कीम तो 2004 में ही आ गई थी, अभी हम 2026 में जी रहे हैं, तो 2004 से पहले की स्कीम को बार बार रिपीट करके, क्योंकि वो उस वक्त की परिस्थितियाँ थी। अब जो है लॉन्गिविटी बढ़ गई है, लाइफ की लॉन्गिविटी बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ कि जैसी ज़रूरत थी वैसी पेंशन स्कीम आ गई जिस सीमा तक, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अब एक्सेप्ट करना चाहिए हमें नई पेंशन स्कीम को, उसमें कोई खराबी है तो उसको करेक्शन करना चाहिए। बाकी जो पुराने थे वही तो ले रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम, जो नए थे वो तो नहीं ले रहे हैं, और जो नए हैं उनको नई पेंशन स्कीम जो भी उस वक्त की कमेटी ने सोचा होगा वो दी। तो नए और वो पुराने उस वक्त के लोग बहुत कम रह गए हैं, वो रोल आउट करनी चाहिए। नई पेंशन स्कीम से ही सब कुछ देना है अल्टीमेटली। इसमें अगर करेक्शंस की जरूरत है तो करेक्शंस करने चाहिए। ठीक है, राजेश कटारा साहब, तो फायदा ही फायदा है इस बजट से, नुकसान किसको है? महिलाओं की बात करें, लखपति दीदी जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है, सिर्फ एक राज्य में नहीं होती है, तो वहीं यदि हम व्यापारी की बात करें तो एमएसएमई ग्रोथ फंड बनेगा। एक बड़ा ऐलान आज देखने को मिला है, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का बनेगा।
तो आज देखा जाए तो बहुत बड़े ऐलान भी हुए हैं राजेश जी। देखिए, ऐलान ही होते आए, कभी ऐलान पहले भी होते थे सरकार आने से पहले। आपने देखा हो 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो ये बहुत बड़ा ऐलान था। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, वो ऐलान था। हर बार ऐलान ही हो रहा है, जमीन पर कुछ उतरने वाला नहीं है। ओपीएस पेंशन की मैं बात कर लेता हूँ। ओपीएस पेंशन अगर नहीं लागू किए तो उस पर क्यों इस तरह के हंगामा हुआ रहा है, बताइए आप। सारे कर्मचारी क्यों आंदोलन करते हैं उस पर? आप पुरानी स्कीम में क्यों नहीं करना चाहते हो? इतने दिन तक 70 साल तक इस देश ने ओपीएस स्कीम लागू करी और लोगों को फायदा हुआ, तो उसको नए सिरे से क्यों आप नई स्कीम जोड़ना चाहते हो? आप बताइए। ये किसी के लिए कुछ नहीं मिला। एनडी माथुर साहब ने बताया, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के कोई नए नहीं जोड़े गए, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा लोगों के लिए और ना ही आगे मिलने की उम्मीद है। आप देखना बजट के बाद में किस तरीके से मार्केट क्रैश भी हो गया और आने वाले समय में किस तरह का आपको देखने को मिलेगा राजस्थान या पूरे भारत के अंदर। आप देखना इस तरह की हयाई मच जाएगी। इन्होंने कोई बजट में कुछ ऐसा नहीं दिया, ना कोई महिलाओं को दिया, ना युवाओं को दिया, ना कोई किसानों को दिया, ना कोई खिलाड़ियों के लिए भी कोई ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है और जनता को पूरी तरह समझ में आ चुका है इस तरह की बातें, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक सब है। हर आदमी हर तबका अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। सुबह से जिस तरह से उम्मीदें थी लोगों की कि कई चीज मिलने वाली है, उसमें कुछ नहीं मिला। मैंने पहले भी बताया था, विदेश यात्रा सस्ती कर दी। विदेश यात्रा कितने लोग विदेश जाते हैं आप बताइए? तो इस तरह की चीजें नूपुर जी, इस पे अगर ये विचार करते तो जनता को कुछ मिलता। एक जनता बहुत ज्यादा ठगा ठगा महसूस कर रही है इस बजट के माध्यम ठीक है। नवनीत जी, किसानों को लेकर के जो आप लोगों ने ऐलान की, वो भी उन पे भी पॉइंट पे प्रकाश डाल देते हैं। ग्रामीण इलाकों में एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत करेंगे, प्रोडक्शन ट्रेनिंग और मार्केट को बढ़ावा, खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव, तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। उसके बावजूद, ये तमाम ऐलान के बावजूद किसानों की जो हालत है उसमें कोई सुधार क्यों नहीं हुआ है अब तक? और क्या जो आज ऐलान हुए उनके बाद सुधार हो जाएगा? क्योंकि एक बड़ी कोई ठोस योजना आज नहीं देखने को मिलती किसानों के लिए। देखिए, मोदी सरकार ने किसानों के जीवनी में और किसानों की जो लाइफ में एक राइज किया है, मुझे लगता है पिछले 7-8 दशकों में ऐसा किसानों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कभी राइज नहीं आया। पीएम किसान योजना आज विश्व की सबसे पॉपुलर फार्मर स्कीम निकल के आई है, जिसमें हम डायरेक्ट फंड देते हैं किसानों को। प्लस बात करें किसानों को जो सबसे बड़ी मुख्य आवश्यकता किसी किसान के लिए है, तो वो क्या है? 3 मैं कहूंगा कि 3 सबसे प्रमुख जो उसको जरूरतें हैं। एक है इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, दूसरा है उसके लिए एक सीमित एक उचित जल संसाधन, और तीसरा है बिजली। और तीनों को लेके हमने बार बार कहा है कि प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने यह वादा भी किया है कि 2027 तक हर किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी, दिन में भी बिजली मिलेगी, और ये हम पूरा करके रहेंगे। और आज किसानों के, जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि जो किसान कुछ वर्ष पहले रात को 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक जगता था कि उसके खेत में बिजली आएगी, आज दिन में और 11-12 बजे भी उसको बिजली मिल रही है। तो वो आपूर्ति भी कहीं ना कहीं तक पूरी हुई है। प्लस अमृत सरोवर नाम से जो हमने मिशन निकाला था, उसमें भी इस बजट में प्रावधान है कि 500 नए वाटर रिजर्वॉयर्स भी बनाए जाएंगे। तो ये सारे जल संसाधन के जो साधन हैं, ये सारे जो बिजली प्रोवाइड करने की जो बात है, ये सब किसानों का ही ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, समय बहुत कम है और एक बार रिएक्शन में दोनों गेस्ट से भी ले लेती हूँ। डॉक्टर एनडी माथुर साहब, क्या ये बजट वास्तविक अर्थव्यवस्था के दर्द को समझता है या सिर्फ संख्याओं का गणित ही रहा? कितने मार्क्स देंगे 10 में से? नहीं, वास्तविक समस्याओं के दर्द को तो समझता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उस समझ को बढ़ा करके कोई बहुत ज्यादा काम जो किया जा सकता था वो नहीं किया गया है। समझता जरूर है, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, इतनी रेवेन्यू नहीं है, उन पर इतना एलोकेशन भी नहीं हो सका। और जो बात अभी आप कर रही थी, एक मुद्दा आपने छेड़ा था शायद गृहिणियों को लेकर के और उनको लेकर के, पेंशनर्स को लेकर के, वृद्ध लोगों को लेकर के। तो मैं समझता हूँ वृद्धों के लिए भी और कुछ स्कीम्स लाई जा सकती थी, स्पेशली लखपति दीदी योजना की जो बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, उसमें पुरुषों के लिए कुछ नहीं है उस योजना में। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम और लाए जा सकते थे जिससे जो वल्नरेबल वर्ग है उसको फायदा मिलता। ठीक है, राजेश कटारा साहब, 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? देखिए, नंबर तो जनता देगी जो इनकी तरफ देख रही थी और देखा जो उनको कुछ नहीं मिला। जो हमने 2000 यूनिट किसानों को फ्री दी, केंद्र सरकार होता थोड़ा उसमें और इजाफा कर देती।
100 यूनिट बिजली फ्री हमने आम आदमी को दी, सुझाव आप दे भी शायद दीजिए उसका फायदा राजेश जी, लेंगे। सुझाव दे दीजिए जी कितने दे दीजिए? सुझाव दे कितने? दीजिए सुझाव दे हाँ, दीजिए। सुझाव यही है जी, सुझाव बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए, नीचे से लेकर विकास करिए। इस सरकार में ऐसा देखने को मिल रहा है, नीचे वालों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, ऊपर वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अब विशेष ध्यान देंगे तो जो सारी इकोनॉमी उन लोगों के पास पहुंच जाएगी और वो इनको दिखेगी कि भाई ये आम आदमी 100 रुपए से भी कम में आम आदमी कितने लोग देखिए आप, जो 100 रुपए से कम लागत में लोग पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। आप बताइए 200 रुपए में कितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं। गांव की स्थिति देखिए, अब शहर में राजधानी में बैठे हैं, बड़े लोगों के बीच में रहते हैं, कॉर्पोरेट सरकार चल रही है, कॉर्पोरेट तरीके से सरकार चलती है, उस पर ध्यान देते हैं। आम आदमी के लिए सुनते तो बड़ा अच्छा रहता और ये कुछ उनको मिलता। लगता है लोगों ने हमने सही जगह पर वोट किया है, इनको सही पे भरोसा जताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ में जुड़े। तो आज जो सुबह से ही सच बेधड़क की निगाहें टिकी रही संसद के अंदर कि आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह का बजट पेश करेगी और उस बजट का लबोलबाब क्या कुछ रहने वाला है, ये तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन आखिरकार आप इस बजट को कितने नंबर देंगे वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप युवा हैं तो आपको क्या कुछ मिला, यदि आप महिला हैं तो आपको क्या कुछ मिला, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।